केतु के अनिष्ट प्रभाव का निवारण व केतु का शुभ व अशुभ प्रभाव के बारे में। नमस्कार, मैं आपका अपना ज्योतिषीय मित्र आर.के. भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब तरक्की करें। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि अधूरी जानकारी कोई भी लाभ नहीं देती। तो चलिए बात करते हैं केतु के बारे में। केतु जब कुंडली में अनिष्टकारी स्थिति में हो तो कुत्तों को भोजन कराना लाभप्रद रहता है। केतु को कुत्ता माना गया है। श्री गणेश जी केतु के देवता माने गए हैं। केतु के अनिष्ट होने पर यदि लड़के का व्यवहार शुभ न हो तो धर्म मंदिर में कंबल का दान देने से केतु का अनिष्ट प्रभाव दूर हो जाता है। यदि पांव में या पेशाब में किसी प्रकार का कष्ट हो तो शुद्ध रेशम का सफेद धागा तथा चांदी की अंगूठी, मोती आदि की वस्तुओं को धारण करना लाभप्रद रहता है। राहु की भांति केतु भी छाया ग्रह है। इसको बलवान करने का कोई औचित्य नहीं है। यद्यपि जब इन शुभ ग्रहों अथवा योग कारक ग्रहों का युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ रहा हो तो देखना चाहिए कि वो प्रभाव अत्यंत लाभकारक है या नहीं। यदि अत्यल्प है तो उस प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात शुभ अथवा योग कारक ग्रह की शक्ति को उससे संबंधित रत्न को पहनकर धारण करने चाहिए। या फिर जब राहु व केतु पर मंगल, शनि आदि पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो और राहु की दृष्टि आदि से अनिष्ट उत्पन्न हो रहा हो तो फिर सब पापी ग्रहों का उपाय करना चाहिए। एक मैं टोटका बताता हूं आपको भी। जब केतु ग्रह अनिष्ट या प्रतिकूल प्रभाव कर रहा हो तो उसे अनुकूल करने या उसके अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए निम्न टोटकों के उपाय आपको बता रहा हूं। नंबर 1, चांदी से बने ताबीज में अष्टगंध की जड़ को सूत से बने नीले रंग के धागे के साथ पहनना चाहिए। यह कार्य केवल बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल में ही करना चाहिए। नंबर 2, मंगलवार या शनिवार के दिन दोपहर के समय रांगे यानी शीशे की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करना ठीक रहता है। केतु भी राहु ही की भांति छाया ग्रह है। इसे शांत करने के लिए शुक्रवार से मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र यह है: ओम स्त्रां स्त्री स्त्रो स केतवे नमः। अब बात करते हैं केतु के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में। राहु और केतु का फल ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि और मंगल की भांति कहा है। अतः जब शनि के साथ राहु भी पीड़ित हो और शनि बलवंत करना अभिष्ट हो तो राहु भी बलवान किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जब मंगल और को बलवान करना अभिष्ट हो और केतु भी मंगल की भांति कार्य कर रहा हो तो केतु को भी बलवान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लग्नाधिपति शनि पर मंगल और केतु की दृष्टि है और इस पीड़ा के फलस्वरूप शनि स्नायु रोग दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में राहु को बलवान करने के लिए गोमेद धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों स्नायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए मंगल लग्नेश का स्वामी तथा चंद्र लग्न का स्वामी होकर शनि तथा राहु की दृष्टि में है और मंगल को बलवान करना इसलिए आवश्यक है कि हम चाहते हैं कि जातक पुलिस के महकमे में नौकरी पाए, तो ऐसी हालत में मंगल के साथ साथ केतु को भी बलवान किया जा सकता है और
तब लहसुनिया धारण करना चाहिए। साधारणतः रूप से राहु केतु की दृष्टि से पापत्व होने के कारण इनकी दृष्टि अनिष्ट करती है। ऐसी स्थिति में इनके रत्न धारण नहीं करवाने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की लग्न वृष है और शुक्र व चंद्र दूसरे घर में, सूर्य केतु चौथे और राहु 10वें घर में है, तो ऐसी दशा में राहु की दृष्टि लग्न के स्वामी चंद्र और सूर्य सभी स्वास्थ्य द्योतक अंगों पर होने के कारण राहु जातक को वायु दर्द, गठिया आदि देता है। अतः राहु को उसका रत्न गोमेद धारण करके बलवान करना चाहिए ताकि रोग आगे न बढ़े, अर्थात उसका शमन हो जाए। केतु मंगल की भांति ही एक अग्नि ग्रह है और इसकी दृष्टि में भी आग है। विशेषतया जब इस पर अग्नि द्योतक होगा, सूर्य अथवा मंगल का प्रभाव हो। सूर्य और केतु दोनों जहां पापी है वहां ये दोनों ग्रह अग्नि का रूप है। जहां इनकी युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव पड़ेगा उससे पृथकता की संभावना होगी और उस अंग का अग्नि से जल जाना भी संभावित होगा। जैसे धनु लग्न हो और सूर्य व केतु कुंडली के 5वें घर में इकट्ठे हो तो इन ग्रहों का प्रभाव 5वें, 9वें, 11वें और पहले घर पर पड़ेगा। 5वें घर की स्थिति में गर्भ की हानि होगी। 9वें घर पर दृष्टि पिता से पृथकता लाएगी। 11वें घर पर दृष्टि बड़े भाई से वैमनस्य उत्पन्न करेगा। लग्न पर इनकी दृष्टि शरीर में आग लगा देती है। विशेषतया जबकि मंगल कहीं भी बैठकर लग्न तथा चंद्र पर अपना प्रभाव डाल रहा हो, जैसे मंगल 10वें घर में हो और चंद्र लग्न में, तो सूर्य केतु की दशा निश्चित रूप से अग्नि दुर्घटना का रूप देगी। ऐसी स्थिति में लग्नेश लग्न के स्वामी गुरु को चांदी की अंगूठी में पीला कुकरा धारण कर बलवान करें। यदि चंद्र और केतु की युति हो तो हानि चंद्र की होगी और उस समय तो अवश्य ही जबकि चंद्र क्षीण हो। यदि चंद्र पर मंगल का भी प्रभाव हो तो फिर शरीर में चोट लगने और दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में चंद्र को बलवान करना आवश्यक होता है और साथ ही मंगल और केतु की भांति शांति के लिए भी उपाय किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि केतु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा, उनके मंत्र का जप तथा केतु से संबंधित दान, जैसे काले कुत्ते को खाना खिलाना, गाय, कंबल आदि का दान आवश्यक है। जब चंद्र और राहु दोनों पापी होकर व्यवहार कर रहे हों तो स्पष्ट है कि उन सब घरों की वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को हानि पहुंचेगी जहां की ये दोनों ग्रह स्थित है, या जिस स्थान पर ये दृष्टिपात कर रहे हैं। जैसे केतु और चंद्र यदि 9वें घर में मेष राशि में स्थित हो, सूर्य 8वें अथवा 10वें घर में हो और मंगल 6ठे घर में हो, तो जातक के अंधे हो जाने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होकर पाप युक्त या पाप दृष्ट है और 12वें घर पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है और साथ ही 12वें घर के स्वामी चंद्र पर भी। ऐसी स्थिति में चंद्र को बलाविंत करना होगा तथा मंगल को उपयुक्त विधि के अनुसार शांत कराना होगा। केतु की शांति का उपाय हम पीछे बता चुके हैं वीडियो के अंदर। मंगल और केतु दोनों पापी ग्रह हैं, साथ ही चोट करने वाले भी हैं। इन दोनों का मिलाप हो तो केतु 5वें, 7वें और 9वें घरों की भी चोट आदि आघात पहुंचेगा। उदाहरण के लिए केतु और मंगल 5वें घर में है, चंद्रमा लग्न में धनु राशि में है, सूर्य 9वें घर में है और शुक्र सूर्य के साथ है
तो केतु और मंगल की यह युति मिलाप जहां तक पांचवें घर का संबंध है संतानों का नाश करेगी। केतु और मंगल के 9वें घर में प्रभाव के कारण पिता को चोट लगेगी। 11वें घर में और उसके स्वामी शुक्र पर इस प्रभाव के कारण धन की हानि और जंगा में चोट का योग बनेगा। लग्न तथा चंद्र पर उक्त प्रभाव के कारण स्वयं जातक के चोट लगेगी। अतः संतान के लिए मंगल को, पिता के लिए सूर्य को, जंगा के लिए शुक्र को और स्वयं के शरीर के लिए गुरु जी को बलावंत करें और साथ ही मंगल व केतु की शांति कराएं। मान लीजिए केतु और बुध कुंडली में इकट्ठे हैं तो अवश्य ही केतु बुध को हानि पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए लग्न मेष है और केतु तथा बुध एकादश भाव 11वें घर में बैठे हैं। यहाँ केतु का प्रभाव तीसरे अंग पर पूर्ण है, अतः बचपन में ही बाहु पर चोट अथवा सांस की नली में कष्ट की संभावना होगी। इसके उपाय के रूप में बुध बलवान करना होगा तथा केतु की शांति कराना भी आवश्यक होगा। बृहस्पति और केतु के बारे में यह बात सब जान ही चुके हैं कि केतु एक पापी ग्रह है और शुक्र शुभ ग्रह है। इसलिए बृहस्पति को केतु से हानि पहुंचनी अवश्यंभावी है। उदाहरण के लिए सिंह लग्न, मंगल दूसरे घर में कन्या राशि का है और बृहस्पति और केतु कुंडली के 9वें घर में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में केतु का प्रहार मंगल के प्रभाव को लेकर पांचवें घर के स्वामी और पुत्र कारक बृहस्पति सभी पर होगा। अतः यदि बृहस्पति बलवान न हो अर्थात सूर्य से दूर होकर स्थित न हो तो यह योग पुत्र के अभाव का सूचक होगा। यदि बृहस्पति वक्री होने के कारण बलवान हुआ तो फिर केतु तथा मंगल का प्रभाव पुत्र को चोटें या हड्डी टूटने तक ही सीमित रहेगा। तो भी पुत्रों की संख्या अधिक न होगी। ऐसी स्थिति में पुत्र के शरीर की रक्षा के लिए बृहस्पति को सोने की अंगूठी में पुखराज पहनकर बलवान करें और केतु का उपाय शांति होगी। यहाँ मंगल की भी शांति करानी चाहिए। केतु शुक्र का शत्रु है, इसलिए केतु द्वारा शुक्र को हानि पहुंचना स्वाभाविक है। जैसे मेष लग्न और शुक्र और केतु दोनों 10वें घर में मकर राशि में स्थित हो तो यह योग आंखों तथा गले में रोग उत्पन्न करने वाला है। यहाँ केतु की शांति और शुक्र के बलवान किया जाना आवश्यक होगा। और यदि कुंडली में केतु और शनि इकट्ठे हों तो हानि शनि की ही होगी। यदि कन्या लग्न हो और केतु शनि 10वें घर पे पड़े हों तो इसे योग के कारण केतु द्वारा छठा घर उसका स्वामी शनि पीड़ित होगा। परिणाम स्वरूप शरीर रोगी रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु को शांत करें, नीलम पहनकर शनि को बलवान करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर।